हेलो फ्यूचर लीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो थंबनेल देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर का डेरिवेशन समझना चाहते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में पहले भी रिक्वेस्ट डाली थी, तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं ताकि आपकी स्टेप बाय स्टेप इस पूरे डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वो क्या है? पहला क्वेश्चन कि क्या एग्जांपल्स ऑफ वेव्स विच आर नॉट ईएम वेव्स, क्या आप जानते हैं उन वेव्स का एग्जांपल जो ईएम वेव नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, तो इनडायरेक्टली आपको अगर डिफरेंस मालूम है, क्योंकि ये जब डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिक को भूल चुके होते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया, इस क्वेश्चन को उठाया ताकि आपका एक डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो अगर आप जान रहे हैं इनके एग्जांपल्स तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। दूसरा है, इज लाइट ऑफ बॉन फायर एन एग्जाम्पल ऑफ ईएम वेव? तो सर्दियों में जो बॉन फायर, जो हम आग सेकते हैं, तो उसमें भी लाइट आती है, वो लाइट हम तक पहुंचती है, एक एनर्जी पहुंचती है। तो आपको बताना है कि क्या उससे आने वाली जो लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे और इस डेरिवेशन से आप समझ भी जाएंगे कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल रैंडम, जैसे कि बीटेक के स्टूडेंट्स कई बार करते हैं कि बेसिक को ना पढ़ के डायरेक्ट टॉपिक को ढूंढते हैं और जिस समय एग्जाम आता है ज्यादातर वो उसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बेसिक बताना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने सोचा पहले बेसिक को जरूर बता दूं। टॉपिक का नाम है जब ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। तो सबसे पहले ईएम वेव और ट्रांसवर्स नेचर, इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ है, व्हाट इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव? किसी भी ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है? तो ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा, और थर्ड वो डायरेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो ईएम वेव क्या होती है? जिसमें ई कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड बी का कंपोनेंट, या एच के फॉर्म में भी कह सकते हैं, ये दोनों कंपोनेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, ऐसी वेव को ईएम वेव कहते हैं। और तीसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन, ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है इसका ट्रांसवर्स नेचर। तो 2 मार्क्स में वैसे लिखने के लिए कम आता है, बीएससी वगैरह में ये आ सकता है। तो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो भी वाइब्रेशंस है यानी कि जो उनके कंपोनेंट्स हैं जो उस वेव में हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। किससे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव अगर इस तरीके से आगे चल रही है तो उसके परपेंडिकुलर ही ये वाइब्रेट करेंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ मैं फिगर के थ्रू और डिटेल्स के थ्रू आपको बताता हूं, तो और बेसिक आप समझ जाएंगे। तो यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि ये वीडियो क्योंकि थोड़ा लंबी होने वाली है और बहुत ही बेसिक से मैंने इसको शुरू किया है, और सारे बेसिक और सारे स्टेप को मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर ये स्किप करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि आपके कंसेप्ट समझने से रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो ईएम वेव है उसको ड्रॉ करूं इस तरीके से। 3 अगर एक्सेस मान लूं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है, तो किसी एक एक्सेस में मान लिया हमने कि ये के वेक्टर है, इधर ई, इधर एच, या बी भी इसको शो करते हैं किसी किसी बुक में बी के फॉर्म में, क्योंकि बी और एच का रिलेशन हम सभी लोग जानते हैं, ये बार बार यूज होगा इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्री स्पेस के लिए दिया जाने वाला रिलेशन है बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। फिलहाल इसको माइंड में रखना है, तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये अगर मान लें कोई ईएम वेव है और वो किसी भी के डायरेक्शन को मान लेते हैं, तो एक डायरेक्शन के जो कि हमारा यहाँ पर जेड डायरेक्शन में हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई। तो जेड डायरेक्शन में कोई ईएम वेव प्रोपोगेट कर रही है और
इसमें ई का जो कंपोनेंट है वो इस के कैसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस तरीके से कुछ शो किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा कंपोनेंट इसमें मैंने बताया था आपको, ये होगा एच का। तो एच की वेव जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब ये क्योंकि 2D में बोर्ड, मैंने यहाँ पे जो फिगर है बोर्ड में 2D स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा इमेजिन करने में हो सकता है कि आपको लगे कि ये किस तरीके से 90 डिग्री है। उसका भी मैं भी आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपको देखना है। तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ईएम वेव का प्रोपोगेशन बना दिया है, जिसमें के डायरेक्शन के अलोंग, डायरेक्शन के क्या है, ये एक सिंगल को ये है जेड डायरेक्शन की ओर, जेड एक्सेस की ओर, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये मैं कहूं कि के है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही केवल ई का कंपोनेंट है। अब ये इमेजिन कैसे करना है, ये जो 3D इमेजेस को इमेजिन करने के लिए आप जिस भी रूम में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, उस रूम के रूफ कॉर्नर को देखिए अपने छत पे, यानी छत पे जाना नहीं, इनर साइड से जो रूम का आपका कॉर्नर पार्ट है अपर साइड में रूफ में, उसको देखिए, बिल्कुल वो एग्जैक्टली यही 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। तो वहां पे आप इमेजिन करेंगे और देख रहे हैं अगर आप डायरेक्टली रूम में बैठ करके उस जगह को, तो आप बिल्कुल मेजर भी कर पाएंगे कि ये सारे एंगल तीनों के तीनों 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो ये एग्जांपल किस चीज का है, यह है ईएम वेव का। तो ईएम वेव जब भी किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो वो अब हमेशा ई और एच के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लेकर के जाती है, साथ में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पर हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है कि इसका ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करना। अब ये जो चीज हमने बोली कि परपेंडिकुलर होती, मैथमेटिकली इसको कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं कुछ इस तरीके से कि जो हमारा ई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए के, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एच के, या इसको हम बी भी बोलते हैं हम, क्योंकि बी के फॉर्म में इसको लेंगे आगे। तो दोनों ही मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ई और एच के फॉर्म में ये हमारे कंपोनेंट तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये बात हम मैथमेटिकली जब कहें या मैथमेटिकली इसको ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसको ड्राइव करने के लिए कैसे कह सकते हैं, तो इसको कहने के लिए हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर, अगर मैं कहूं के डॉट ई के फॉर्म में ले ले रहा हूं, मान लीजिए इनकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, के डॉट ई की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, तो यहां पर क्या कहा जाता है, वेक्टर थ्योरी में आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़ा है तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों दिए गए वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसको समझने के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, अगर मैं उसकी बात करूं और थोड़ा बेसिक में जाए, तो जैसे अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए डॉट बी को हम कैसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखे तो क्या लिखा जा सकता है, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा में इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ये जो ए और बी वेक्टर थे, ए इधर है और बी इधर है, इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा, वो हमारा थीटा डिग्री का एंगल है। और इसकी वैल्यू को अगर मैं cos 90 ले लूं यहां पर, तो 90 डिग्री का एंगल होगा तभी यहाँ पे cos 90 आएगा, कोई अदर एंगल होगा तो कोई अदर होगा। तो अगर cos 90 लिया जा रहा है तो यहाँ पे cos की 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पर ए बी इंटू जीरो का मतलब हो गया फाइनली वैल्यू जीरो। तो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो किस केस में मिलेगी, हमेशा जब ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, या कह सकते हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ करने के लिए जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या होना चाहिए कि हम किसी तरीके से इस बात को प्रूफ करें के डॉट ई इक्वल टू जीरो। तो ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको 3 स्टेप में किया जा सकता है। तो स्टेप 1 में हम कह सकते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, स्टेप 1 में हमें प्रूफ करना होगा कि के और ई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है तो इससे क्या पता लगता है कि दो चीजों का परपेंडिकुलर, लेकिन अभी एच का पार्ट बचा है, तो यानी कि सेकंड स्टेप भी यहां से हम बता सकते हैं क्या होना चाहिए, स्टेप 2 होना चाहिए कि हमें ये प्रूफ करें
कि के डॉट एच या के डॉट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है फ्री स्पेस के लिए, तो के डॉट बी, क्योंकि हम b के फॉर्म में करने जा रहे हैं प्रूफ। तो थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर हमने ये तो लिख दिया कि k के परपेंडिकुलर e भी आ रहा है, k और k के परपेंडिकुलर b भी आ रहा है, लेकिन b और e आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, यानी E should be perpendicular to H या E should be perpendicular to B। तो ये हमें यहाँ पर वेरीफाई थर्ड करके दिखाना होता है। तो ये कंप्लीट स्टेप है। कई जगह, कई बुक्स में, कई जगह मैंने देखा कि वहां पे स्टेप 1 और स्टेप 2 को ही केवल कंप्लीट करके भी कह देते हैं कि ये ट्रांसफर्स नेचर हो गया, बट ज्यादातर अगर आप स्टेप 3 तक कंप्लीट करेंगे तो ही ये फुली कह सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर के जो रिलेशन है वो हमें अचीव होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको, इस डेरिवेशन को समझने में प्रॉब्लम आती कहां पर है। बच्चे जो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि समझ में नहीं आता है, या बुक्स में भी सॉल्यूशन देखते हैं, या कई यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस देखे होंगे, तो वहां से क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, उसके कुछ बेसिक, क्योंकि कंसेप्ट्स हैं जिनका अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट नहीं समझ पाएंगे। तो पहले इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले उन बेसिक्स को भी बताना जरूरी है, और आपको ध्यान से सुनना भी जरूरी है ताकि आप भूलें नहीं। क्योंकि अगर एक बार आप वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से सुनने का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले मैं उसका डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि बिना उनके इस टॉपिक को समझना नामुमकिन है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली चीज आती है कि जो हमारा ये वेक्टर थ्योरी का है, हम बता भी चुके हैं इसको, कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है, तो वो परपेंडिकुलर इन दोनों वेक्टर का आपस में शो करता है। पहला टर्म ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम जो प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो के वेक्टर दिया जाता है, ये है क्या, के वेक्टर है प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड, यानी कि के की वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से। इसमें हम आगे वेक्टर आर का भी यूज करेंगे। वेक्टर आर क्या चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। वेक्टर आर होता है पोजीशन वेक्टर। इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, पोजीशन एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो एक्स वाई और के कैप के साथ जेड। तो इन दोनों का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लूं, यहां पे चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार इस डेरिवेशन में यूज होने वाली चीजें हैं, इसी को मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो के डॉट आर कैसे लिखा जाएगा, के डॉट आर, तो आई वाली चीज है, जो यूनिट वेक्टर आई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स के एक्स। अब कई स्टूडेंट्स यहां पर भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं, के एक्स एक्स भी कई बुक्स में लिखा होता है, या एक्स के एक्स, तो मैंने पहले लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि ये एक्स सफिक्स में है, ये वाला एक्स मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब जे वाले में अगर देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई के वाई प्लस जेड के जेड। तो ये एक्सपेंशन है, या कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है जो हम सबसे ज्यादा बार इस डेरिवेशन में यूज करेंगे, के डॉट आर। तो के डॉट आर दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। इसको हमने अपोजिट करके लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो एक्स के एक्स भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, इजी, बस लिखने में मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो क्या है, कि वो है हमारा जो ईएम वेव होती है, उस वेव की हमने इक्वेशन निकाली होती है मैक्सवेल की इक्वेशंस की सहायता से, इन टर्म्स ऑफ ई और इन टर्म्स ऑफ एच। तो उसको मैं अभी डेरिवेशन में ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि उसका यूज भी हमें करना ही है आगे। तो ये चार चीजें तो इंपॉर्टेंट यहां तक की हो गई हैं, तो मैं इसको बता देता हूं आपको। एक चीज और बता दूं यहाँ पे आपको
कि जो k है इसका वैसे फॉर्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्म में तो ये है, लेकिन k को हम वेक्टर फॉर्म के अलावा फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा के फॉर्म में, और यूनिट वेक्टर साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे इसका कहीं पे यूज होगा। तो मैं इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि बिना k डॉट आर को समझे आप इस डेरिवेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो अब इस डेरिवेशन को मैं स्टार्ट करता हूं कुछ बेसिक चीजें लिख करके, जिनका और पता होना जरूरी है, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स की ही अंदर लिखे जाने वाली चीजें हैं। बट एग्जाम में अगर आपके पास टाइम रहता है तो जहां से मैं आप शुरू करने जा रहा हूं वहीं से करें, टाइम कम रहता है तो थोड़ा आप आगे से कर सकते हैं, बताऊंगा अभी कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां से मैं लिख देता हूं मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस। तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आगे हम जब ये डेरिवेशन स्टेप्स प्रूफ करते हैं तो मैक्सवेल की इक्वेशंस के थ्रू ही करते हैं। फ्री स्पेस में हम ईएम वेव का प्रोपोगेशन ट्रांसवर्स नेचर के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो मैक्सवेल की फ्री स्पेस की इक्वेशंस क्या क्या है तो वो देख लें। तो पहली इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0। इसको मैं मान लू इक्वेशन नंबर 1 सपोज। तो डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पहली क्वेश्चन होती है, नॉर्मली मैं जब क्लास में या यहाँ पे बताता हूँ ऑनलाइन, आपने देखा होगा डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी लिखें या डाइवर्जेंस ऑफ ई लिखें, बात एक ही है, क्योंकि डी और ई में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ये, d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे d लिखा हो तो d को तोड़ दें एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू 0, तो यानी कि ये यही है। और क्योंकि हमें e के फॉर्म में लाना है तो इसलिए हमने यहाँ पे e लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, k डॉट h कहें या k डॉट b कहें, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, बस रिलेशन आपको ध्यान देना है, d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई और b इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ h। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ b इक्वल्स टू 0। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जिसका यूज हम लोग स्टेप 2 के लिए करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन है वो होती है कर्ल के फॉर्म में, कर्ल ऑफ e इज इक्वल्स टू माइनस डेवर बाई डेवर टी इंटू बी। तो ये थर्ड इक्वेशन मैंने लिख दी इसकी, मैक्सवेल की। ये सारी इक्वेशन ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको, ये फ्री स्पेस के लिए लिखी जा रही हैं इक्वेशंस, ठीक है, ये जनरल इक्वेशंस नहीं है, फ्री स्पेस की इक्वेशंस हैं। थर्ड के बाद फोर्थ इक्वेशन भी आ जाएगी आपकी कर्ल ऑफ एच के फॉर्म में। इसको कर्ल ऑफ बी के फॉर्म में भी कई कई बुक्स में कई जगह पे आप देखे नहीं होंगे, तो एच के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बी के फॉर्म में भी। बार बार बता रहा हूं इस बात को कि बी इक्वल टू म्यू नॉट एच का रिलेशन यूज करके कई राइटर्स एच के फॉर्म में लिखते हैं, कई राइटर्स बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट डेवर ई बाई डेवर टी। अब यहां पर भी देखिए कई सारी बुक्स का अलग अलग डिफरेंस है, कोई डी के फॉर्म में लिखता है, कोई किसी फॉर्म में लिखता है, तो फॉर्मूला वही चल रहा है। क्योंकि जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है मैक्सवेल की, वो क्या होती है? कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी। तो जे तो 0 होता है, जे मतलब जो हमारी करंट डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू फ्री स्पेस में 0 है, तो वो पार्ट तो हटा दिया गया, तो जो बचा डेवर डी बाई डेवर टी, तो डी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई के फॉर्म में लिख दिया। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं बता रहा था आपको उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली डेरिवेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वहां पे आपको कायदे में यहीं से शुरू करना चाहिए। सेकंड जो पहला पार्ट तो हो गया जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी ईएम वेव की। तो ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी जो इक्वेशंस होती हैं, ईएम वेव इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ई एंड एच, इसका भी डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, यानी कि ये एक अलग डेरिवेशन है जहां से इक्वेशंस आती हैं। तो ये इक्वेशंस है क्या, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये एक डेरिवेशन को करने के लिए पुराने पुराने डेरिवेशन को हम यहाँ नहीं करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है आपका डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर
बाई डेवर टी स्क्वायर ई। तो जब हम ई के फॉर्म में इक्वेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई, ये डेरिवेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये हमें फ्री स्पेस के लिए मिलता है। अब ऐसे ही इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एच के फॉर्म में, वो क्या बनेगी, बिल्कुल सेम इसी की तरीके से, डेल स्क्वायर एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच बाई डेवर टी स्क्वायर। तो यहां पर ये 6 इक्वेशन प्लस और हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें यूज करने होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अभी इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जो आपको याद रखनी ही रखनी है, बिना उसके भी इस डेरिवेशन को नहीं कर सकते। तो आई थिंक यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और जो मैंने आपसे कहा था कि आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आपके पास समय कम है तो ये दोनों इक्वेशंस ना भी लिखें तो भी काम चल सकता है। कैसे चलेगा उसका काम, कि आपके माइंड में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये भूल जाए तो काम हो जाएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। लिखने का टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिर हमें इसका यूज करना ही है। कैसे करेंगे वो जब हम स्टेप कर रहे होंगे तो आप समझेंगे इसको। तो यहां पर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉल्यूशंस ऑफ दिस 5 एंड 6। यहां पर ये जो इक्वेशन 5 और 6 हैं, तो इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या चीज है, ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और थर्ड सेमेस्टर में आपके बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो मैथ्स के सर आपको बताएंगे भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक अलग ही डेरिवेशन है। फिलहाल फिजिक्स की जो भी बुक आप देखेंगे, मोस्टली बुक्स में डायरेक्टली सॉल्यूशन लिया जाता है, क्योंकि ये अपना एक अदर है। तो आपको ये मान के चलना है कि एक तरीके से रटना है, ये कह सकते हैं, लेकिन समझ करके। तो समझ करके जब किसी चीज को हम याद करते हैं, वो हमारा रटना नहीं कहलाता है, वो उसकी आपको स्टेप पता होता है। तो अगर बहुत डिटेल देखना चाहते हैं तो इन फ्यूचर में ये भी चाहूंगा कि अभी तो वीडियो मैंने इसका नहीं बनाया है, बट इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं या एमएससी वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट देगा। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है 5, तो डेल स्क्वायर ई माइनस ये पूरा टर्म अगर लिख करके इक्वल टू 0 कर दे तो ये प्रॉपर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और ई के टर्म्स में इसका जो सॉल्यूशन है, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 के, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उसका जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन हो, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फिजिक्स के टर्म्स में जो हम इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है, जनरल वेव इक्वेशन से हमने निकाली होती ईएम वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई और एच फॉर फ्री स्पेस। तो वहां से इसका जो सोल्यूशन है वो आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। E इक्वल्स टू वेक्टर E जो होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E नॉट e टू दी पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। यही मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हम बार बार यूज आगे इस डेरिवेशन में करेंगे। तो ट्रांसवर्स नेचर का डेरिवेशन अगर आपको रियल में समझना है या रटना नहीं है, तो इन स्टेप्स को एक एक करके देखना जरूर पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये कहां से आया ये ध्यान देना है। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्व करके आया मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकाले जाते हैं उस प्रोसेस से आया। आपको डायरेक्टली याद रखना है इस एग्जांपल को। तो और भी सॉल्यूशन लेके हो सकता है किसी बुक में बताया गया हो, फिलहाल हमने यही यूज किया है। और दूसरी इक्वेशन 6 है, तो 6 के लिए, तो फॉर इक्वेशन 6 ये क्या सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा हमारा, मैं इसको बी के फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बी के फॉर्म में ही यूज किया हुआ है इसको। तो बी इक्वल टू एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे बी है बस वहां पे एच कर देना और कुछ नहीं करना है। बी इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा
टी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो के डॉट आर हम बार बार लिख रहे हैं, एक्चुअल में ये एक बड़ी वैल्यू है जिसको हमने शॉर्ट कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैंने अभी पीछे लिखी थी, मिटा दी है, ये आपको ध्यान रखनी है। के डॉट आर क्या चीज है, ये है के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। के डॉट आर की वैल्यू एक है प्रोपोगेशन वेक्टर और आर है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो ये इसको भी कुछ नाम दे दें चाहे तो, आगे रेफरेंस के लिए इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। तो मैं, क्योंकि ये कई बार मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि आपको नोट बनाने में उससे हेल्प होगी। तो इन इक्वेशंस का यूज करके ही हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप यहां तक का पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट ये स्किप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि फॉर ईएम वेव इन फ्री स्पेस वी हैव दी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। पुराना सारा पार्ट आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन कब, ओनली उस केस में जब आपके पास टाइम कम हो। अगर आपके इनफ टाइम है तो आप अगर 10 में से 10 नंबर चाहते हैं, अगर 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये तो क्या चीजें मैंने लिखी हैं, ये वो सारे बेसिक टर्म लिखे हैं जिनका हमें स्टेप 1 को ड्राइव करने के लिए, स्टेप 1 को समझने के लिए यूज करना होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों में यूज करेंगे। तो आई थिंक यहां तक कंसेप्ट समझ में आता जा रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट आता है, क्योंकि देखिए अगर आप वाकई में समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके मन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको नीचे लिखिए। समय मिलने पे कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं ज्यादातर जो डाउट्स होते हैं उनको जवाब दूं, बट अगर नहीं भी दे पाता तो कोई ना कोई यूजर जो उस टॉपिक को समझ चुका होगा आपसे पहले, वो जरूर दे देगा। तो इससे एक दूसरे की हेल्प भी आपको करते रहनी चाहिए। कमेंट्स जरूर आपको, अगर समझ में आ गया तो कोई दूसरा कमेंट किसी का पढ़ के उसकी हेल्प कर दीजिएगा, उसका आंसर दे दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले स्टेप में आते हैं कि प्रूव कैसे करें के डॉट ई इक्वल टू 0। तो अभी मैंने जो इक्वेशंस लिखी थी मैक्सवेल की 1 2 3 4, उन्हीं से हमें इसको ड्राइव करना है। तो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी, तो इसका सोल्यूशन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन फर्स्ट इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने पहले नहीं लिखी हुई है और आप डायरेक्ट यहां से इन दोनों इक्वेशन से शुरू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिर से वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम पहले लिख चुके हैं, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट जो हमने 1 डाली थी, ठीक है, यहाँ पे 1 भी रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन 1 फ्रॉम फ्री स्पेस वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमें मालूम है। सो अब इस सो टू प्रूव के डॉट ई इक्वल्स टू 0, अब हमें ये लाने के लिए यहां पर क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो वी हैव टू सॉल्व डाइवर्जेंस ऑफ ई। हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू को हम सॉल्व करना चाहते हैं, और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू को सॉल्व करके ही ये हम टर्म लेके आएंगे, ये हम प्रूव करेंगे कि के डॉट ई इक्वल्स टू 0 होता है। अब हाँ, एक और इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने वहां नहीं लिखा, लेकिन इसको फिर भी बता देता हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि अभी उन्होंने डायरेक्टली इसी टॉपिक को उठा के देखा, पुराना भूल गए होंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं हम लोग 12th में बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डेल ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियोस अगर आप ईएमएफटी के देखते हुए आ रहे हैं, वहां भी इनमें बताया गया था, क्वांटम में भी इसका यूज किया गया था। तो डायरेक्टली बताता हूं, बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, कि डेल क्या चीज है। डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, याद रखिएगा। डेल, जिसको नेबुला भी बोला जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अपने आप में ये एक्स वाई जेड एक्सेस, यानी कि किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। और इस डेल ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसकी वैल्यू को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, क्या लिखा जाता है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ई सॉल्व करना है, यानी कि डेल डॉट ई की वैल्यू को हमें निकालना है। तो डेल डॉट ई की वैल्यू के लिए क्या मतलब होगा, डेल को अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा डेवर बाई डेवर एक्स आई कैप, और जे कैप में आ जाएगा डेवर बाई डेवर वाई प्लस के कैप डेवर बाई डेवर
जेड। तो ये मैंने क्या लिखा है, केवल डेल की वैल्यू लिखी है। अब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और साथ में अब वैल्यू किसकी लिखेंगे, ई की। तो अब ई को भी हम आई जे के फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको तो क्या लिख सकता हूं, आई ई एक्स, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं इधर, प्लस जे को लिख सकते हैं, ये वेक्टर ई को डिनोट कर रहे हैं इसका, तो जे ई वाई प्लस के ई जेड, ठीक है। तो आई ई एक्स जे ई वाई प्लस के ई जेड, इस तरीके से इस पूरे डेल डॉट ई को हम लिख सकते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा एम क्या है कि हम इस डाइवर्जेंस ऑफ ई को सॉल्व करें। जो भी वैल्यू आएगी वो हमें इक्वल टू जीरो रख देनी है। क्यों, क्योंकि हम मैक्सवेल की पहली इक्वेशन का यूज यहां पर कर रहे हैं। तो हम इस पार्ट की वैल्यू को जीरो के बराबर रखेंगे, तो इस पार्ट की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, लिख देते हैं। तो जब हम इस डेल डॉट ई को लिखेंगे तो यहां पे देखिएगा क्या होगा कि आई और आई वाले जो कंपोनेंट है डॉट प्रोडक्ट के साथ, वो एक साथ हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेवर बाई डेवर एक्स और साथ में हो जाएगा ई एक्स, फिर डेवर बाई डेवर वाई पार्शल है, और ई वाई प्लस डेवर बाई डेवर जेड ई जेड। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, यानी कि इनको सॉल्व करना है हमें। तो जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर से एक्स के एक्सेस में हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो ई एक्स की वैल्यू होगी। अब ये ई एक्स कहां से आएगा, इसको भी ध्यान देना है। ई इक्वल टू यहां पर हमने लिखा था, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं इधर, तो समझ लेते हैं कि यहां तो ई लिखा था, यहाँ ई एक्स ई वाई ई जेड है। तो जब ये ई है तो इसके साथ ई नॉट क्या है यहां पर, तो ई हमारा अगर यहाँ पे ई एक्स है तो ये हो जाएगा ई नॉट एक्स, ठीक है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई नॉट एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स डायरेक्शन के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर वाई होगा ई वाई, तो यहाँ पे ई वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट वाई। तो आगे हम इसी का यूज करने जा रहे हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं अब नेक्स्ट लाइन से। तो यहां तक कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है या कोई क्वेश्चन अलग से कुछ आपको लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं वहां पे। क्योंकि इतना बेसिक बताने के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस में, अपनी क्लास में भी, कि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आने से पहले ही उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। क्योंकि इतने सालों से पढ़ाने पे हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट के मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं किसी भी डेरिवेशन के लिए। तो फिर भी कोई बच रहा है तो उसको जरूर आप बताइएगा, ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर इसको हम एक इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। तो आई थिंक वहां तक मैंने 7 मान रखा था, मैं यहाँ से 8 मान लेता हूं। अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो आपने उसको 1 2 माना होगा, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे थे, यहाँ 3 मान लीजिए। तो इक्वेशन के नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे भी हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो डेल डॉट ई हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी, तो इसका एक्सपेंशन हम मैं लिख देता हूं। तो इसका एक्सपेंशन लिखने से पहले इसको अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर लें, तो उससे मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एग्जाम में भी। तो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूं, सॉल्विंग डेवर बाई डेवर एक्स ई एक्स। तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि इस पार्ट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ई एक्स को पहले एक्सपेंड करके लिखें। अगर आप एक्सपेंड करके नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कई बार डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है और मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेंड कर देते हैं। तो डेवर बाई डेवर एक्स, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें करना है। ई एक्स जिसकी वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताई थी, ई नॉट एक्स ई टू दी पावर आई। अब है के डॉट आर, तो मैंने आपको बताया था कि के डॉट आर बार बार यूज होगा, तो इसकी वैल्यू को बिल्कुल रट डालिए कि के डॉट आर की वैल्यू क्या होती है। जहां पे के डॉट आर छोटे में लिखना है तो वहां के डॉट आर लिखें, लेकिन एक्सपेंड करना है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जरूरी है कि के डॉट आर को आप फुली एक्सपेंड फॉर्म में लिखें। तो क्या होगी वैल्यू, ये एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी।
ठीक है। तो ये जो डेवर बाय डेवर एक्स ई एक्स की वैल्यू है फुली एक्सपेंशन के साथ इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा? तो क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका डेरिवेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो जो हमारा ये e की पावर में i वाला टर्म है इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या होगी? i बाहर है तो आई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जो हम ये आई जे के लिख रहे हैं, ये आई जे के जिनमें कैप बना हुआ है, ये सभी यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। जहां पर आई में हम कैप नहीं लगा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई आएगा ही आएगा। और अंदर जब हम डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला टर्म तो रहेगा, बाकी वाई जेड और ओमेगा ये टी वाले जो टर्म होंगे क्योंकि एज ए कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, तो इसको लिखें या ना लिखें तो यहाँ पर आई के साथ हमें क्या मिलेगी वैल्यू? आई के एक्स, एक्स सफिक्स में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये टर्म हमें यहाँ पर आई के एक्स मिल जाता है। ऐसे ही अब जब आगे बढ़ेंगे तो जो ई नॉट एक्स है वो हमारा एक कांस्टेंट की तरीके से है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं और एज इट इज पूरा का पूरा टर्म लिख दिया जाएगा। तो अब ये एज इट इज टर्म है पूरा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिली डेवर अपॉन डेवर एक्स ई एक्स की, वो वैल्यू आपको याद रखनी है। इसको कोई इक्वेशन नंबर चाहे तो बना लें और चाहे ऐसे ही लिखे रहें, क्योंकि हमें यहां से तीनों कंपोनेंट की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। पहले डेवर ई एक्स बाई डेवर एक्स, फिर वाई के टर्म्स में, फिर जेड के टर्म्स में, फिर इस इक्वेशन 8 में ये वैल्यूज रख देनी। तो मैं पहले यहाँ पर तीनों वैल्यूज को निकाल लेता हूं। तो ऐसे ही नाउ सॉल्विंग सेकेंड पार्ट। तो डेवर बाई डेवर वाई ई वाई, तो मैं एक एक स्टेप कंप्लीट करके रख रहा हूं। कई बुक्स में डायरेक्टली भी सॉल्व कर देते, तो जो बच्चे कम ध्यान देते हैं वो स्किप कर जाते हैं स्टेप्स को, फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो डेवर बाई डेवर सॉरी डेवर ई वाई अपॉन डेवर वाई को क्या लिखेंगे? तो सेम इसी तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं। ई वाई का एक्सपेंशन हमारा क्या होगा? ई वाई का एक्सपेंशन होगा ई नॉट वाई ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इसको ब्रैकेट में लिखिए या मत भी लिखिए, बात एक ही है, एक ही साथ पूरा ये टर्म है हमारा। तो एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ई वाई की वैल्यू बन जाएगी आई, अब y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो जैसे अभी हमने पहले देखा था x के रेस्पेक्ट में था, तो y के रेस्पेक्ट में केवल हमें कंपोनेंट मिलेगा के वाई। तो आई के वाई और ये पूरा कांस्टेंट ई नॉट वाई ई टू दी पावर आई के डॉट आर, ये वेक्टर है, माइनस ओमेगा टी। दोनों वेक्टर का मैंने अभी स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स जहां पे लिखे थे ध्यान दिलाया था आपको कि के डॉट आर की वैल्यू ये होती है। तो हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, यहाँ पर एज इट इज ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे भी लिख सकते थे, उससे कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी लिखने में थोड़ा स्पेस भी कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है? नेक्स्ट सॉल्विंग पार्ट, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है? ऐसे ही डेवर बाई डेवर जेड इंटू ई जेड के फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? यहां लिख देता हूं मैं। तो डेवर बाई डेवर जेड ई जेड, तो डेवर अपॉन डेवर जेड ई जेड को क्या लिखेंगे? ई नॉट जेड ई टू दी पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर के ये दो वैल्यूज निकाले हैं। एक वैल्यू यहाँ पे फाइनल निकल के आई है, एक उससे ऊपर निकल के आई है। ये वैल्यूज हमें डायरेक्टली इक्वेशन 8 में जो कि यहाँ पे दिख रही है इसमें रखने हैं। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जैसे ऊपर किया था वैसे ही हमें आंसर क्या मिलेगा? आई अब जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो जैसे डी वाई डी जेड लिखा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में करने पर केवल जेड का ही कंपोनेंट मिलेगा। तो ये तो 1 हो जाएगी वैल्यू और ये बचेगा केवल के जेड।
ये ध्यान देना है के साथ जेड जो है वो सफिक्स में मैं लिख रहा हूं, और ये जो आई मैं लिख रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई के ऊपर कैप नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई के जेड और ब्रैकेट में ये कांस्टेंट ई नॉट जेड, और ये पूरा टर्म एज इट इज फिर लिख दिया जाता है। तो छोटा बना के इसको हम बार बार लिखने, तो आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अगर आपके हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में ये पार्ट मिस हो रहा हो तो देख लीजिएगा एक बार, मुंह से मैंने बोला है, आप रिपीट करके कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तीन वैल्यूज हमें जो मिली है, इन वैल्यूज का हमें करना क्या है, इन तीनों वैल्यूज को हमें उठा करके क्वेश्चन नंबर 8 में रख देना है। तो यहां पर मैं जो स्टेप 1 हमारा चल रहा है उसके लिए इस वैल्यू को रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो डेल डॉट ई की वैल्यू है, डेल डॉट ई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, पहले वाले पार्ट में आई के एक्स। अब फिर से एक चीज और, इसको मुझे यहां पे लिखना है तो मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, अभी आपको ध्यान होगा ई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ई नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये होती है। और अगर यहाँ पे हम x लगा दें, अभी बताया था मैंने, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट एक्स दिस। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये इतना बड़ा बार बार ना लिख करके इसको हम क्या करें, छोटा कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई एक्स। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ पा रहा होगा कि आई के एक्स के बाद ई एक्स कहां से आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये इस पूरे टर्म को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ई एक्स से डिनोट कर सकते हैं। प्लस साथ में अब दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, सेम बिल्कुल इसी तरीके से आई के वाई। तो आई के वाई, ये के वाई सफिक्स में है वाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा टर्म है, जैसे ये था यहाँ पे वाई लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ई वाई। प्लस अब इसी टर्म को अगर हम फिर से लिखना चाहें थर्ड वाले को, तो ये क्या बनेगा, आई के जेड ई जेड। क्योंकि तीसरे वाले टर्म में देखिए आई के जेड और ये ई नॉट जेड वाला बिल्कुल इसी तरीके से ई जेड कर देंगे, तो ई नॉट जेड ई की पावर पूरा का पूरा टर्म एज इट इज यहां पर आ रहा है। तो ये हमने यहां तक इक्वेशन को सॉल्व करके लिख लिया। इनका यूज यहां पर अब नहीं है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, पेशेंस बना के रखिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। वीडियो में एक लाइक का बटन होता है, उसको जरूर प्रेस करते रहा करिए, ताकि जो स्टूडेंट और देखना चाहते हैं उनको समझ में आए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा था। अब यहाँ पर देखिए हम लगभग एंड की तरफ हैं, अपने पहले वाले स्टेप की तरफ। तो यहां पर ये जो टर्म है आई, तीनों में देखिए इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। आई जो हमारा वो बिल्कुल कॉमन पार्ट है, तो अंदर बचेगा के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जेड ई जेड। अब एक्चुअल में अगर आप इस टर्म को देखेंगे ध्यान से, तो ये टर्म कैसा है, ये टर्म कुछ इस तरीके से है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अभी। अगर मैं आई कैप लिखूं इसको, के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड, और इसका हम यहां पर ले लें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इधर क्या लिख लें, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये उल्टा कर दिया है। उल्टा मीन्स कि आप यहां से इस स्टेप को जाके देखिए, तो ये इसका सॉल्यूशन ही ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट स्टेप कर दिया कि इस चीज को, क्योंकि हमें के डॉट ई के फॉर्म में लाना है, तो हमने इसका एक्सपेंशन किया। तो यहां पर ये एक्सपेंशन करने के बाद ये जो पूरा टर्म है ये वेक्टर के को डिनोट करता है, ये वेक्टर ई को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के डॉट ई, और आई हमारा साथ में चल रहा है, और ये किसकी वैल्यू हमें निकल के मिली है,
ये मिली है डेल डॉट ई की वैल्यू। तो ये जो हमारा पहला स्टेप था कि हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं के डॉट ई को जीरो, तो वो अब हम इजीली कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान देना है, मैंने जो अपने वीडियो में इक्वेशन 1 ली है वो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो ले रखी है। आपने डेरिवेशन जहां से शुरू किया होगा आप उस इक्वेशन नंबर को याद रखिएगा। ये क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, कई स्टूडेंट्स क्योंकि छोटा से छोटा काम करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, डायरेक्ट कुछ लिखना नहीं चाहते, डायरेक्ट स्टेप भी मिस कर करके लिखते हैं, तो उनके लिए है ये। क्योंकि अगर 10 में से आ रहा है तो 5 नंबर तो एटलीस्ट मिले उनको, कुछ तो मिले अगर लिखना चाहते हैं। समझने के लिए मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो लंबी है, थोड़ा पेशेंस जरूर बनाएगा, और पेशेंस बनाए रखा है तो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक तो जरूर बनता है, कमेंट भी कर दीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी गेट, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के डॉट ई इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा के डॉट ई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये ब्रैकेट में आप एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, फ्री स्पेस पे जीरो होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू क्या मिली है, आई के ही। तो इसको चलो एक और स्टेप में बढ़ा ले रहा हूं, तो यहाँ पे आई के डॉट ई इक्वल्स टू जीरो है। अब आई की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो यहाँ पर यानी कि हमें क्या इसको लिख सकते हैं, के डॉट ई इक्वल्स टू जीरो। तो ये फाइनल हमारा जो पहला स्टेप था, मैथमेटिकल स्टेप, ये यहां पर वेरीफाई होता है कि दो वेक्टर के और ई आपस में कैसे होंगे, ये आपस में यहां पर परपेंडिकुलर होंगे। अब इस बात को मैं कैसे कह पा रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, मगर हो सकता है आप स्किप कर रहे हो, फिर से एक बार बता देता हूं कि के डॉट ई का जो रिलेशन है वो जीरो कैसे प्रूफ हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं हम, यहाँ पे आई थिंक 9 या 10 जो भी क्वेश्चन चल रही है, 10 नंबर डाल दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 10 वी कैन से दैट k is perpendicular, वेक्टर k is perpendicular to वेक्टर e। और हम जब ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर करना है। तो पहले हमने k के परपेंडिकुलर e करना है, फिर k के परपेंडिकुलर h को करना है या b को करना है, फिर तीसरे में e और h का आपस में रिलेशन परपेंडिकुलर करना होता है। तो ये इक्वेशन 10 से कैसे प्रूफ हो रहा है, फिर से जो मैंने कहा आपको याद दिला देता हूं कि दो वेक्टर अगर दिए गए होते हैं a डॉट b, तो मैग्नीट्यूड टर्म्स में मैंने जहां जहां भी अगर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया तो आप ये ध्यान रखिएगा वो मैग्नीट्यूड टर्म्स को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर अगर इस तरीके से डिनोट करे जा रहे हैं ए और बी, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो वो अभी मैंने तो खैर बनाया ही 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है ये, लेकिन अगर ये 90 डिग्री रखना है तो बनाना भी इसी तरीके से था, इसीलिए मैंने इसको शो भी किया है। तो ए बी कॉस 90, अगर इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, तो ही इस वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। तो ए डॉट बी जीरो तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री के एंगल के साथ होंगे, या हम कह सकते हैं कि के और ई आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आई थिंक ये पूरे जितने भी मैंने स्टेप किए आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और अगर आपकी समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जहां पर समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है उस वीडियो के पार्ट को दोबारा देख लीजिए, या डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहां पर प्रॉब्लम आपको आ रही है। जैसे हमने अभी स्टेप 1 किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टेप 2 करना होता है, बिल्कुल सेम यही मेथड है। तो इस मेथड के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमें वेरीफाई क्या करना है, स्टेप 2 में अब हमें वेरीफाई करना होगा के डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये अब हमें वेरीफाई करना है, या के डॉट एच इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब है, और करके भी लिख देता हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिल्कुल लकीर के हिसाब से देखते हैं भाई क्या लिख दिया है। तो के डॉट एच इक्वल टू जीरो कह दीजिए, के डॉट बी इक्वल टू, क्योंकि मैं बी के फॉर्म में ड्राइव करने जा रहा हूं इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूं, ठीक है।
तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बी वाला जो मैंने आपसे कहा था कि दो सॉल्यूशन जो डायरेक्टली जहां से मेन डेरिवेशन शुरू होता है, एक तो ई नॉट के लिए लिखा था हमने वेक्टर ई के लिए, अब दूसरा हमने लिखा था वेक्टर बी के लिए। तो जो ये सॉल्यूशन आता है हमारा बी नॉट ई टू दी पावर, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम ही है, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये आपको इक्वेशन बिल्कुल याद रखनी है, ये सॉल्यूशन, इसी से पूरा डेरिवेशन चल रहा है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे हमने डाइवर्जेंस ऑफ ई को अभी सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी, आई के डॉट ई मिली थी। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे अब हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ बी मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन 2, जो हमने अपने डेरिवेशन में इक्वेशन 2 मानी है वो वाली, यानी कि फ्री स्पेस की सेकंड इक्वेशन, जो कि है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0 होती है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन की सहायता से, तो मैंने आपसे बार बार कहा था कि मैं यहाँ पे के डॉट बी क्यों प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हम बी के फॉर्म में ज्यादातर पढ़ते हैं, तो इसको हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए के डॉट बी के फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको। तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 ये दिया गया, ये हमें मालूम है फ्रॉम कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अभी हमने जैसा डेरिवेशन पहले किया बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप, इसमें भी सेम सब कुछ वही है, बस अंतर ई की जगह बी का चलता चला जाएगा। आप कोशिश करके देखिए बिल्कुल सेम वही होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखता हूं, सिमिलरली फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे लिख देता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बिल्कुल इससे कंपेयर करते हुए ये मिलेगी आई के डॉट बी, ठीक है। तो आई और ये, क्योंकि इक्वेशन भी अगर आप ध्यान दें हमने इसको लिया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ई और बी का अंतर आ रहा है। तो इसलिए जो लोग छापने पे विश्वास रखते हैं भाई, वो ई की जगह चुपचाप बी को कर दें, तो पूरा डेरिवेशन जो अभी हमने करते हुए आए पूरा एज इट इज वो कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी की वैल्यू आई के डॉट बी अगर मिल रही है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं सेम बिल्कुल उसी की तरीके से कि आई के डॉट बी इक्वल टू मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि इसकी वैल्यू है 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर रखने का मतलब है आई तो 0 होगा नहीं, तो हमें मिलेगा नाउ के डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर है दोनों, वेक्टर के डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और ये क्या प्रूव करता है कि जो के की वैल्यू है वो बी के परपेंडिकुलर है। आप इसी इक्वेशन को एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब बी को तोड़ेंगे म्यू नॉट एच लिखेंगे, बी नॉट भी होगा तो म्यू नॉट एच नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन एज इट इज पूरी की पूरी इसी फॉर्म में सॉल्यूशन आपको दे देगी। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप बी के फॉर्म में लिखें एच के फॉर्म में लिखें। तो ज्यादातर बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने बी के फॉर्म में इसको देखा, तो मैंने भी इसी को एच के फॉर्म बी के फॉर्म में लिया हुआ है, आप कैसे भी ले सकते हैं। तो ये के डॉट बी इक्वल टू 0 क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है बी, यानी कि ये शो कर रहा है कि अगर ये के है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, हमारी बी की डायरेक्शन होगी। और ये तीनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, बोर्ड पे बनाना थोड़ा टफ होता है, फिर से याद दिला दूं, आप अपने रूम में जहां पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं उसके रूफ कॉर्नर को देखिए, आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। तो कई बुक्स में यहां तक ही ट्रांसवर्स नेचर कह दिया जाता है, बट एक्चुअल में मैं तो ये कहूंगा कि इसमें तीसरा पार्ट जोड़ना भी कंपलसरी है, क्योंकि बिना उसके ट्रांसवर्स नेचर को बताना इनकम्प्लीट सा ही है। क्यों, क्योंकि तीनों चीजों को आपस में परपेंडिकुलर करना है। कैसे, ई परपेंडिकुलर टू एच परपेंडिकुलर टू के, ये तीनों वेक्टर्स आपस में जब तक परपेंडिकुलर नहीं दिखाएंगे आप, तब तक ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव नहीं शो होता है। तो यहां तक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं यहां तक इसको छोड़ देता हूं।
तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है उसमें वो भी बता देता हूं। तो जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं या कहीं पे लैग करते हैं या इस डेरिवेशन को समझने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो पूरा उस सेकंड वीडियो को भी जरूर देखें, जो कि आपको मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे टेक्निकल फिजिक्स और टॉपिक का नाम। तो इसको जो थर्ड पार्ट है, जो मैंने लिखा नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 मैंने लिखा था, स्टेप 3 क्या हमें करना है इसमें अब बचा है। स्टेप 3 बचा है हमें ई और एच का परपेंडिकुलर निकालना। और ये किससे निकलेगा, ये कर्ल ऑफ ई को सॉल्व करने से निकलेगा। तो जिसे डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये जो डेरिवेशन हमने यहाँ पे उठाया है ट्रांसवर्स नेचर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के लिए मैं यहाँ इसको होल्ड करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और अगला जो फुल स्टॉप लगेगा वो नेक्स्ट इसके पार्ट पे लगेगा, तब जाकर के ये हमारा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव पूरा होगा। और हाँ, इसी में कई बार छोटा पार्ट बना करके, क्योंकि थोड़ा लेंदी डेरिवेशन हो जाता है, तो ये कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट फॉर ईएम वेव ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको ड्राइव करिए, इसको प्रूव करिए। तो उसका डेरिवेशन भी, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो, यानी कि स्टेप 3 कर्ल ऑफ ई को सॉल्व करना, वही होगा। तो आइए देख लेते हैं उसको जल्द से जल्द। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल सकता है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं जरूर लिख डालिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।